जय हिंद। आज के वीडियो में हम लोग भारतीय संविधान का चौथा लेक्चर कवर करने जा रहे हैं और आज हम लोग सीखने वाले हैं NRI, OCI, CAA और NRC के बारे में। तो आइए प्रारंभ करते हैं अपना पहला टॉपिक जो कि है NRI। NRI का फुल फॉर्म होता है नेशनल रेसिडेंस ऑफ इंडिया। नेशनल रेसिडेंस ऑफ इंडिया क्या है? नेशनल रेसिडेंस ऑफ इंडिया थोड़ा सा गहराई से समझिएगा। देखिए, वैसे व्यक्ति जो हैं तो भारत के मूल निवासी लेकिन वर्तमान में किसी दूसरे देश में कमाने के उद्देश्य से या पढ़ने के उद्देश्य से चले गए हैं और वहां पर 6 महीने से ज्यादा समय व्यतीत कर चुके हैं, तो वैसे व्यक्ति को NRI नेशनल रेसिडेंस ऑफ इंडिया कहा जाता है। दोबारा रिपीट कर रहे हैं सर, बात को ध्यान से समझिएगा। ऐसे व्यक्ति जो है तो भारत के मूल निवासी, जो है भारत के नागरिक, लेकिन वर्तमान में भारत के बाहर किसी दूसरे देश में काम कर रहे हैं या फिर वहां पर पढ़ने के उद्देश्य से चले गए हैं या फिर कमाने के उद्देश्य से चले गए हैं और वहां पर उसी देश में वो 6 महीना से ज्यादा रह चुके हैं, तो वैसे व्यक्ति को हम NRI कहते हैं। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो ये जो बिहार और उत्तर प्रदेश का एरिया है, और बिहार में भी अगर हम बात करें तो सिवान, छपरा और गोपालगंज वाला जो एरिया है, अगर आप वहां पर जाएंगे तो आपको वहां पर ऐसे बहुत लोग मिल जाएंगे जो विदेश में काम करते हैं, जो अरब कंट्रीज में काम करते हैं, गल्फ कंट्रीज में काम करते हैं। तो ये आपको सब के सब क्या कहलाएंगे? तो NRI कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि ये लोग जो कमाने जाते हैं क्या 2 महीना 3 महीना में थोड़ी ना चलाते हैं। आप सामान्यतः देखिएगा तो कोई साल भर के बाद आता है, कोई 2 साल के बाद आता है, तो ये 6 महीना से ज्यादा वहां पर अपना समय बिताए हैं, तो वैसे व्यक्ति हमारे देश के लिए क्या कहलाएंगे? NRI कहलाएंगे। अब मान के चलिए आप ही जो है बाहर घूमने के लिए जाते हैं किसी दूसरे देश में और वहां पर आप 10 दिन, 20 दिन, 1 महीना, मैक्सिमम मान के चलिए 2 महीना आप जाके वहां से घूम के आते हैं, तो क्या आप NRI कहलाएंगे? नहीं, आप NRI उस वक्त नहीं कहलाएंगे। आप NRI तब कहलाएंगे जब आप उस देश में गए हैं, दूसरे देश में, और वहां पर 6 महीना से ज्यादा समय व्यतीत कर चुके हैं, तब जो है आप भारत के लिए NRI कहलाएंगे। अच्छा, एक बात इसमें और समझिए कि जो NRI होते हैं वो भारत के लिए बड़ी लाभदायक होते हैं, उनसे भारत को बड़ी फायदा होता है। आप सोच रहे होंगे भाई उनसे भारत को क्या फायदा है? समझिए, जितने भी लोग विदेश में काम कर रहे हैं, जो लोग अपनी जीविका कमाने के उद्देश्य से अन्य देशों में गए हैं, दूसरे देशों में गए हैं, विदेश में गए हैं, तो वो जो काम करने के बाद उनको वहां पर जो तनख्वाह मिलता होगा, पैसा मिलता होगा, वो पैसा डायरेक्ट भारत भेजते हैं अपने परिवार के पास। अब वो जो पैसा आया होगा, वो पैसा तो जिस देश में वो काम कर रहे हैं वहां की करेंसी के रूप में आया होगा। वो करेंसी कहाँ की होगी? उस देश की होगी जिस देश में वो काम करते होंगे। तो वो करेंसी को उनके परिवार वाले लोग क्या करेंगे? भारत की करेंसी में एक्सचेंज करवाएंगे, बदलवाएंगे, तब ना भारत में अपना काम करेंगे, क्योंकि भारत में तो भारत की करेंसी चलेगी ना, वहां की करेंसी थोड़ी चलेगी। तो इससे सरकार को बड़ी फायदा होता है। सरकार को क्या फायदा होता है समझिएगा। वहां का व्यक्ति, जो भारत का व्यक्ति है, वो विदेश में काम कर रहा है, विदेश से कमाकर वहां से वो पैसा भेजा, वहां की करेंसी भारत सरकार के पास आई। अब भारत सरकार क्या करेगी? उस करेंसी से, वो जिस देश की करेंसी है उस देश से जब व्यापार करेगी भारत सरकार, तो भारत सरकार को उसमें सुविधा मिलेगा। भारत सरकार को फायदा होगा कि वो जिस देश की करेंसी है उस देश के साथ वो आसानी से व्यापार कर सकती है। तो ये जो है एक बड़ा फायदा मिलता है भारत सरकार को NRI के द्वारा। अच्छा, NRI से अच्छा इसमें भी क्या हो गया कि जो बड़े बड़े देश हैं, जैसे मान के चलिए अमेरिका है, इंग्लैंड है, ये सब जो देश है वो सब भी अब दिमाग लगाने लगे। वो भी सोचने लगे कि यहाँ के भारत से जो लोग आ रहे हैं यहाँ पर बहुत ज्यादा रुपया कमा रहे हैं और सारा रुपया कमा के कहाँ भेज दे रहे हैं? भारत में भेज दे रहे हैं। तो वो सब भी दिमाग लगाएं। क्या दिमाग लगाएं? इसको समझिएगा। जैसे मान के चलिए भारत का नागरिक जो है कोई अमेरिका कमाने के लिए गया, अमेरिका में नौकरी कर रहा है और बहुत ज्यादा रुपया कमा रहा है, 10 लाख 20 लाख रुपया मान के चलिए वहां कमा रहा है, और अपना पॉकेट खर्चा रख के सारा रुपया कहाँ भेज दे रहा? भारत में भेज दे रहा। तो वहां की गवर्नमेंट सोची कि भाई ये तो सब यहाँ का जो है पैसा कमाकर और सारा का सारा पैसा कहाँ भेज देता है? भारत में भेज देता। तो इससे हमको क्या फायदा हो रहा?
इससे हमको ज्यादा तो फायदा हो नहीं रहा है। तो वहां की गवर्नमेंट ने दिमाग लगाया, वहां की गवर्नमेंट ने कहा कि तुम यहीं की नागरिकता ले लो, तुम जो है वहीं यहीं की नागरिकता ले लो और हम तुम्हारी सैलरी भी क्या कर देंगे, डबल कर देंगे। अगर तुमको 10 लाख मिल रहा था तनख्वाह, तो हम तुम्हारा तनख्वाह कितना कर देंगे, 20 लाख कर देंगे। और यहीं पर तुमको क्या करना है, अपना नागरिकता ले लो, यहीं का नागरिकता लेकर और यहीं पर बस जाओ, अपनी फैमिली यहीं पर सेटलमेंट कर लो, यहीं पर अपना जो पैसा है यहीं पर इन्वेस्ट करो। अगर वो अपना पैसा उसी देश में इन्वेस्ट करेगा तो उस देश को फायदा होगा। ये दिमाग लगाया अन्य देशों ने। तो इसके बाद से जो भी बड़े बड़े उद्योगपति थे, हैं तो भारत के लेकिन गए थे वहां पर एनआरआई के रूप में काम कर रहे थे, भारत में वहां पर काम कर रहे थे। तो जो बड़े बड़े बिजनेसमैन थे, बड़े बड़े उद्योगपति थे, अब वहीं की नागरिकता लेकर अपने परिवार के साथ शिफ्ट होने लगे। अच्छा, अनुच्छेद 9 में ये बात लिखा गया है, पिछले लेक्चर में हम बताए थे आपको कि आर्टिकल 9 में ये बात लिखा हुआ है कि यदि कोई भारत का व्यक्ति किसी दूसरे देश की नागरिकता लेता है तो उसका भारत का नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगा, ऐसा इसमें कहा गया है आर्टिकल 9 में। तो अगर कोई व्यक्ति अमेरिका का नागरिकता लिया तो उसका भारत का नागरिकता तो समाप्त हो गया। अब वहां से वो जो पैसा कमाएगा वो भारत क्यों भेजेगा भाई, अब उसका परिवार वहीं पर है, वो खुद वहां पर नागरिक हो चुका है उस देश का, तो अब वो भारत में पैसा क्यों भेजेगा। अगर भारत में वहां का पैसा नहीं भेज रहा है तो यहां से भारत को नुकसान हुआ कि नहीं हुआ भाई, भारत को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। जो महीना में 10 लाख 15 लाख रुपया भेजता था वो अब नहीं आ रहा है, वो तो भारत को नुकसान हो रहा है ना, कुछ तो नुकसान हो रहा है भारत को। ऐसा एक नहीं बहुत सारे लोग होंगे। अब भारत को नुकसान होने लगा तो भारत ने आगे चल के सन 2005 में दिमाग लगाया। सन 2005 में भारत के प्रधानमंत्री जो थे वो माननीय आपको मनमोहन सिंह जी थे, तो उन्होंने दिमाग लगाया और एक नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन किया और एक टर्म लाया उन्होंने OCI, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। ये ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया क्या है, इसमें इन्होंने कहा कि वो बड़े बड़े उद्योगपति जो हैं तो भारतीय मूल के, लेकिन वो जाकर किसी अन्य देश में वहां की नागरिकता ले लिए हैं, वो अगर भारत आना चाहते हैं तो उनको वो सारी सुविधाएं मिलेंगी जो यहाँ के सामान्य नागरिकों को मिलती है, बशर्ते उन्हें यहाँ पर कोई भी राजनीतिक चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं होगा और दूसरा यहाँ पर वो वोट नहीं डाल सकेंगे। ये दो चीज एक्सेप्शन लगाया गया अपवाद लगाकर, और इसमें कहा गया कि वो उनको जो है भारत में वो सभी सुविधाएं मिलेंगी। जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं जो पहले एनआरआई थे भारत के, अब वो वहीं के नागरिक हो गए हैं, तो अगर वो भारत आना चाहते हैं तो उनको वो सब सुविधा मिलेगा। वो रहे वहां के नागरिक लेकिन वो भारत आए, वो भारत आएंगे तो उनको वो सब सुविधाएं मिलेंगी जो एक यहाँ सामान्य नागरिक को मिलती हैं, बशर्ते वो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं और यहाँ का वोट नहीं दे सकते हो। तो इससे क्या होता है कि जो बड़े बड़े आदमी हैं जो थे पहले भारत के लेकिन अब वहां के नागरिक हो गए हैं, लेकिन अगर वो आते हैं यहाँ पर तो उनको वो सारी सुविधाएं मिलती हैं, तो वो अंदर से खुश होते हैं और वो कुछ इन्वेस्टमेंट भी अपना यहाँ पर करते हैं जिससे भारत को क्या होता है, फायदा होता है। तो ठीक है, ये भी खैर अच्छा हुआ, जो भी हुआ ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया भी सही है। अब आगे हुआ 2019 की अगर हम बात करें तो 2019 में एक दोबारा संशोधन किया गया था भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में, जो कि आया था सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, नागरिकता संशोधन, नागरिकता आपको संशोधन अधिनियम 2019 में एक आया था और इस पर जो है काफी बवाल भी हुआ था। ये बवाल का कारण भी हम लोग जानेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में कहा क्या गया था। उस समय जब आया था, जब देखिए कोई भी चीज संसद में प्रस्तुत की जाती है तो उस समय वो बिल होता है CAB, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, और जब इस पर राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर देंगे तो यही क्या बन जाएगा, CAA, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट बन जाएगा। जब आता है प्रस्तुत होता है तब बिल, और जब पारित हो जाता है राष्ट्रपति हस्ताक्षर इस पर कर देंगे तब ये क्या बन जाएगा, एक्ट बन जाएगा। तो अभी इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, CAA, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। ये आया था 2019 में। क्या कहा गया था इसमें कहा गया था कि भारत के 3 पड़ोसी देशों का इसमें नाम लिया गया था। ऐसे तो पड़ोसी बहुत सारे हैं, लेकिन 3 पड़ोसी देशों का इसमें जिक्र किया गया था, एक पाकिस्तान, एक अफगानिस्तान और एक बांग्लादेश। कहा गया कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के वे अल्पसंख्यक जिन्हें वहां पर धार्मिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है, उन्हें
भारत की नागरिकता दी जाएगी अगर वो 2014 के पहले से भारत में रह रहे हैं। हम दोबारा रिपीट कर रहे हैं इस बात को कि कहा गया सीएए में कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के वैसे अल्पसंख्यक जिन्हें वहां पर धार्मिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है और अगर वो भारत में 31 दिसंबर सन 2014 के पहले से आकर रह रहे हैं तो उन्हें सीएए के तहत भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। बस इतना बात कहा गया था सीएए में। तो इसमें बवाल कहां हुआ? बवाल देखिए, समझिए कहां हुआ। ये जो अल्पसंख्यक शब्द का इसमें यूज किया गया था, इस अल्पसंख्यक में पाकिस्तान और अफगानिस्तान, बांग्लादेश में कौन कौन से समुदाय आते हैं? तो अल्पसंख्यक में यहाँ के ये 3 देश के अल्पसंख्यक में हिंदू हैं, आपको बौद्ध हैं, जैन हैं, सिख हैं, ईसाई हैं और पारसी हैं। ये 6 समुदाय हैं जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में अल्पसंख्यक है। और कहा गया कि जिन्हें ऐसा लगा कि वो उन्हें धार्मिक रूप से प्रताड़ित किया गया है और वो भारत में 2014 के पहले से रह रहे हैं तो उनको क्या कर दिया जाएगा? सीएए के तहत भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। इतना बात इसमें कहा गया था। तो विरोध कहां हुआ? विरोध इसमें यह हुआ कि जो विरोध कर रहे थे उन्होंने कहा कि इसमें मुसलमान का नाम क्यों नहीं है, मुस्लिम का नाम क्यों नहीं है, सिर्फ ये 6 समुदाय ही क्यों हैं? तो इस पर सरकार ने जवाब दिया कि देखिए, हमने एक शब्द का प्रयोग किया उसमें अल्पसंख्यक, और अल्पसंख्यक में सिर्फ इसमें हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख, पारसी और ईसाई ही आते हैं इन 3 देश में, तो उन्हें ही नागरिकता दी जाएगी। मुसलमान को क्यों वहां नागरिकता दी जाएगी? मुसलमान तो उसमें बहुसंख्यक देश है, उनको क्यों प्रताड़ित किया जाएगा? तो ये बात इसमें कहा गया था सीएए में। तो बहुत ज्यादा इसमें वो था नहीं, इसको बवाल बना दिया गया था, ठीक ना। इसको अगर समझने के लिए वो होता तो मतलब सही था। मतलब इसको एक तरह से देखा जाए तो जानबूझकर इसमें बवाल बना गया था कि ध्यान, मतलब ठीक से अगर कोई पढ़ा होता तो ये देखता इसमें भाई मुसलमान को आखिर क्यों इसमें दिया जाएगा, मुस्लिम को क्यों दिया जाएगा इसमें। आप ही सोच कर बताइए कि अगर सरकार ये नियम लाई है कि भाई हम वहां के अल्पसंख्यकों को देंगे तो जिन्हें धार्मिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है, तो अल्पसंख्यक में यहाँ पर वही तो 6 समुदाय आ रहे हैं। मुसलमान यहाँ पर कहाँ आ रहे हैं? मुसलमान तो यहाँ पर आपको अगर देखा जाए तो यहाँ पर बहुसंख्यक है, तो उनको क्यों प्रताड़ित किया जाएगा? बस इतना बात इसमें कहा गया था। तो विरोध इसमें काफी ज्यादा हो गया था और इसमें आपको, अब खैर छोड़िए इसमें क्या ही कहा जाए। इसके बाद अगर हम बात करें एनआरसी की, एनआरसी का मतलब होता है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप, एनआरसी। ये एनआरसी जो है ये एनआरसी जो है ये शुरुआत में असम में लागू किया गया है। सबसे पहले एनआरसी कहां लागू किया गया? तो असम में लागू किया गया। इसमें क्या कहा गया था? एनआरसी में क्या है बात, इस बात को समझिए थोड़ा सा। इसमें क्या कहा गया है कि पहले इसका कहानी समझिए। इसमें हुआ क्या था कि पहले ये जो बांग्लादेश है, ये बांग्लादेश पहले पाकिस्तान का हिस्सा था, इसको पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। तो यहाँ के जो रहने वाले लोग थे वो यहाँ के रहने वाले लोगों को प्रताड़ित करते थे, शोषण करते थे इनका। तो 1971 में हद से ज्यादा इनका शोषण किया जा रहा था। ये पश्चिमी पाकिस्तान वाले जो थे ये पूर्वी पाकिस्तान वालों का हद से ज्यादा शोषण कर दिए थे, ठीक। तो उस समय क्या हुआ कि उसके वजह से यहाँ के लोग, पूर्वी पाकिस्तान के लोग, जो अभी बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है, पूर्वी पाकिस्तान के लोग यहाँ से भाग भाग के भारत में आने लगे। यहाँ से भाग गए और भारत में आने लगे। बहुत सारे असम में घुस गए, काफी हद से ज्यादा लोग असम में घुस गए थे, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो गया था कि असम में बहुत सारे लोग ऐसे थे जो भारत के नहीं थे। वो कहाँ के थे? ये इस वाले एरिया के थे, बांग्लादेश के, पूर्वी पाकिस्तान के, जो उनके शोषण होने की वजह से इसमें घुस गए थे, अपने भारत में आ गए थे। तो वहां पर एनआरसी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यहाँ का असम में एनआरसी लागू किया जाए और जितने भी असम के, भारत के मूल निवासी हैं, मतलब असम के जो मूल निवासी हैं, उनका नाम एक रजिस्टर में नोट करिए। तो एक रजिस्टर में उसमें नाम नोट किया गया। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं, ऐसे मिले जिनका नाम उस रजिस्टर में था ही नहीं। जो असम के मूल निवासी थे उनका नाम रजिस्टर में जब नोट हुआ, एनआरसी में नोट हुआ, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप में नोट हुआ, तो यहाँ के बहुत लोग ऐसे मिले जिनका नाम उसमें था ही नहीं। ये कौन से लोग थे जिनका नाम उसमें नहीं मिला? तो यही जो उस समय यहाँ से भाग के भारत में चले गए थे, उनका नाम कहां से मिलेगा भाई? मूल निवासी हो तो है ही नहीं। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 24 मार्च सन 1971,
डेट याद रखना है, 24 मार्च सन 1971 के पहले अगर कोई भारत में रह रहा हो, मतलब असम में रह रहा हो, तो वह भारत का नागरिक माना जाएगा। इस डेट के पहले से अगर कोई भारत में यानी असम में रह रहा हो तो वह भारत का नागरिक माना जाएगा। तो अब सरकार बोली भाई हम कैसे पता करें कि कौन 24 मार्च 1971 के पहले से भारत में रह रहा। तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने 30 डॉक्यूमेंट, लगभग 30 डॉक्यूमेंट, 2 फाइल बनाया और 2 फाइल में कुल मिलाकर 30 डॉक्यूमेंट थे। उस 30 डॉक्यूमेंट में से कहा गया कि यदि कोई व्यक्ति उस 30 डॉक्यूमेंट्स में से एक भी डॉक्यूमेंट्स दिखा देता है तो उसे भारत की नागरिकता दे दी जाएगी, उसे भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। और अगर कोई नहीं दिखा पाता है तो उसे 4 महीना का समय दिया गया। कहा गया कि आप 4 महीना के अंदर जो है लाकर अपना दिखा दीजिए। अगर फिर भी नहीं दिखाया गया तो उसे पेश किया जाएगा कहां पर, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में उसको प्रूव करना होगा कि हम यहाँ के नागरिक हैं। अगर वहां भी नहीं प्रूव कर पाया तब उसको सुप्रीम कोर्ट में प्रूव करना पड़ेगा। अभी भी देखिए कितना मौका दिया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट में प्रूव करिए कि वहां पर आप भारत के नागरिक हैं कि नहीं। अगर सुप्रीम कोर्ट में भी आप प्रूफ नहीं कर पाए कि आपके पास भारत के नागरिक नहीं है, आपको 30 डॉक्यूमेंट में से कोई भी एक नहीं मिल पा रहा है, तो उसके बाद आपको डिटेक्शन सेंटर में डाल दिया जाएगा, जेल में डाल दिया जाएगा। ये इसमें कहा गया है, एनआरसी में कहा गया है। तो ये ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन ये इसमें भी बवाल हो गया था। अब इसमें बवाल का कारण क्या था? इसमें बवाल का कारण ये था कि अब सरकार ये कह दी कि एनआरसी जो है ये खाली असम में लागू था, अब ये पूरे के पूरे देश में लागू होगा। बस इसी पर बवाल हो गया था, इसी पर जो है काफी ज्यादा हिंसा आ गया था। तो उम्मीद करते हैं आपको एनआरआई, ओसीआई, सीएए और एनआरसी बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो आज हम इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद।